महंगाई के मोर्चे पर एक और बुरी खबर। सीएनजी पीएनजी के दाम जल्दी ही बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एक्सक्लूसिव सूत्र बता रहे हैं 1 अप्रैल से नेचुरल गैस के दाम 2 गुना तक और 2 गुना से ज्यादा भी बढ़ जाएंगे। नेचुरल गैस की कीमत प्रति यूनिट $2.9 से बढ़कर $6.1 होने वाली है। वहीं डिफिकल्ट ब्लॉक से मिलने वाले गैस के दाम $6.13 प्रति यूनिट से बढ़कर $9.92 हो जाएंगे। हमारे सूत्रों के मुताबिक कल यानी गुरुवार को बढ़े हुए दामों की घोषणा भी होगी। और इसको पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी हमसे जुड़े हैं। नीरज जी, बताइए ये क्या डेवलपमेंट है? देखिए, गैस के दाम लगभग 2 गुने या जो डोमेस्टिक प्राइस है 2 गुने से ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो गैस की कीमतें हैं उसमें बेइंतहा बढ़ोतरी हुई है। रूस और यूक्रेन की वार की वजह से और ज़्यादा वहाँ पे तेज़ी आई है, तो इसलिए हमारे यहाँ दाम बढ़ेंगे। भारत में जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं वो हर 6 महीने बाद उनकी समीक्षा होती है। 1 अक्टूबर से लागू होता है और 1 अप्रैल से। तो जो 1 अप्रैल से शेड्यूल्ड बढ़ोतरी है उसमें जो रिव्यू है उसमें फार्मूले के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 2 गुने से ज़्यादा एपीएम गैस की कीमत बढ़ेगी, जो अब $6.1 पर MMBTU हो जाएगी, जो पहले 2.9 थी। और जो डिफिकल्ट ब्लॉक है, जो नहीं बहुत डीप वाटर से जो गैस निकलती है, उसकी कीमतें $10 के करीब हो जाएगी, 9.92। तो एकदम साधारण सी बात यह है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय प्राइसिंग का जो फार्मूला हम लगाते हैं उसमें वेटेड वॉल्यूम और प्राइस का फार्मूला होता है, उसके आधार पर लगाया गया। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि मन मर्जी से किया है, उस फार्मूले के तहत ये निकल के आ रहा है इसलिए इसमें लगाया जाएगा। अब इसका असर कहाँ पड़ेगा ये बहुत महत्वपूर्ण जानना। नेचुरल गैस का इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, जहाँ पे सिरेमिक की इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो उनकी कीमतें बढ़ना लाजमी है। दूसरा, जो सीएनजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती, गाड़ियों में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमतें बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। इसके साथ ही जो घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस जिसको पीएनजी कहते हैं, उसकी कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि वो भी वहीं से सप्लाई होती है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि कीमतें लगातार जो बढ़ी हैं उसके बाद इन कीमतों को अगर आप डीजल से कंपेयर करें तो बहुत पीछे नहीं रह गई हैं। कई देश के कई हिस्से जहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है वो करीब करीब उसके आसपास तक पहुँचती हुई दिख रही हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात होगी कि महंगाई में एक और इजाफा आपको गैस की तरफ से होता हुआ दिखेगा। तो बिजली महंगी हो सकती है, टाइल्स महंगे हो सकते हैं, पेट्रोलियम महंगा हो सकता है, आपकी यात्रा महंगी होगी क्योंकि टैक्सी वाले फेयर बढ़ाएंगे। आप खुद गाड़ी चला रहे हैं अगर सीएनजी की तो वो आपकी महंगी होती दिखेगी, और घर में जो आपकी गैस आ रही है उसकी कीमतें बढ़ दिखेगी। क्या पूरा पास ऑन करेंगे ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कंपनियां पूरा पास ऑन करेंगी तो मुश्किल होगी। ये सरकार की तरफ से भी थोड़ा दबाव होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके पास ऑन होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये लगभग पूरा पास ऑन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी ये डिटेल समझाने के लिए। और आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 10 दिन के भीतर कुल मिलाकर ₹5 तक दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए अब ₹101 चुकाने पड़ रहे हैं, डीजल के लिए ₹92। वहीं मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹116 और 1 लीटर डीजल की कीमत ₹100 हो चुकी है। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब हाइड्रोजन कार का विकल्प सामने आया है। आज परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसी हाइड्रोजन कार पर सवार होकर संसद तक अपनी यात्रा की। संसद पहुंचे। एक बार टंकी फुल कराने के बाद हाइड्रोजन कार लगभग 650 किलोमीटर चलेगी। ₹2 प्रति किलोमीटर का खर्च इस हाइड्रोजन कार में के सफर में आएगा। सिर्फ 5 मिनट में इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। ओला इलेक्ट्रिक और ओकिनावा की स्कूटर में आग लगने की घटनाओं के बाद अब एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की बात सामने आई है। हैदराबाद की प्योर ईवी के स्कूटर में चेन्नई में आग लग गई। कंपनी ने आग लगने की घटना की जांच कराने की बात कही है। वहीं एक के बाद एक लगातार इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगती आग की घटना को लेकर संसद में चिंता जताई गई। संसद में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की सेफ्टी को लेकर सवाल उठे। इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि जो ग्लोबल सेफ्टी के तरीके और स्टैंडर्ड्स हैं वही भारत में भी अपनाए गए हैं। For the new electric two-wheelers, electric three-wheelers, electric cars, already we have taken decision about the quality, and where we are very much punctual.
about how we can maintain the safety of the people. And already as far as the star rating, the electrical manufacturer are also supposed to make their vehicle up to their standards. And whatever the international standards available in the world, on the same standard, they have to manufacture the vehicle. Either it is electric, either it is petrol, either it is diesel, or either it is on green hydrogen, or any fuel they can use. But the safety standards are already fixed. सिटी बैंक के कंज्यूमर बिजनेस को एक्सिस बैंक ने खरीद लिया है। करीब 160 करोड़ डॉलर में ये डील पूरी हुई है। CNBC आवाज ने ये खबर पहले ही आपको बताई थी। इस डील में सिटी के 3600 कर्मचारी एक्सिस बैंक में ट्रांसफर होंगे। ये डील अगले साल जनवरी से जून के बीच पूरी हो जाएगी। सिटी के जो बिजनेस एक्सिस बैंक को ट्रांसफर होंगे उनमें रिटेल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, होम लोन और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस शामिल है। और इस डील के बाद एक्सिस बैंक के MD और CEO से एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी यतीन मोता ने। सिटी की जो डील है एक्सिस बैंक के लिए टेबल पे क्या लाती है और क्या टाइप की सिनर्जीज आप एक्सपेक्ट करते हैं मीडियम टर्म में? देखिए, जहाँ तक सिटी बैंक की डील का सवाल, उसमें 5-6 बातें हमारे काफ़ी फेवर में हैं। पहली बात तो ये ROE एक्रीटिव है। ये जिस तरह का जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज हमारे साथ आ रहा है उसका कासा रेशियो बहुत हाई है, तो ये कासा रेशियो एक्रीटिव है, LCR एक्रीटिव है। हम क्रेडिट कार्ड फ्रेंचाइज हमारा साइज में, स्पेंड में, काइंड ऑफ कस्टमर्स में उसकी बहुत बढ़ोतरी होती है। हम नंबर 3 हो जाएंगे जहाँ तक रिसीवेबल्स का सवाल है। हमारे पास फाइनली 3600 एम्प्लॉय आएंगे जो आई थिंक जहाँ तक कंज्यूमर बैंकिंग फ्रेंचाइज का इंडिया में सवाल है, सम ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज हैं। तो इट विल ऐड टू द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ एक्सिस बैंक। तो उस एंगल से इस डील में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमारे फ्रेंचाइज की वैल्यू ऐड करेंगी। इस तरह की डील किसी भी इंडस्ट्री में वंस इन अ वाइल आती हैं। सिटी बैंक इंडिया में 1902 से है, तो इनकी 120 साल की यहाँ पे एक कहते हैं ना एक जर्नी है, और उसमें बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कस्टमर्स जो उनके साथ रहे हमेशा के लिए। तो अगर हम कस्टमर एट्रिशन को, स्टाफ एट्रिशन को, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन को अच्छा मैनेज कर लें तो उससे हमें बहुत फायदा होगा। उसके अलावा क्योंकि ये ग्लोबल फ्रेंचाइज है, ग्लोबली इनको सपोर्ट किया जाता है, तो देयर आर सम ग्लोबल कॉस्ट, वो काफ़ी कम की जा सकती है और एक क्रॉस सेल की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ओवर एंड अबव जो डील हमें ऐड करती है उसके अलावा एक कॉस्ट एंगल भी है यहाँ पे जिसमें कम हो सकता है, और एक क्रॉस सेल एंगल भी है जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो इन सबको ऐड करें तो ये डील हमारे हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छी डील है। अमिताभ जी, आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में कोई फंड रेज की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सिस बैंक को क्योंकि बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, लेकिन 9-12 महीने में जब ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा और एक्सिस बैंक का पोर्टफोलियो भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और कैपिटल बर्न बहुत जल्द आप करेंगे, तो क्या ये अज्यूम करना फेयर है कि 6-12 महीने में आपको फिर से एक बार कैपिटल मार्केट्स में इक्विटी रेज करना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक कंसिडरेशन का सवाल है, ये वैसे भी 9 से 12 महीने बाद ही पे किया जाएगा। तो हमारी आज की तारीख में बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, कैपिटल रेशियोज काफी स्ट्रांग है। इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर डील का करीब 180 बेसिस पॉइंट है ऑन CET1 रेशियो। तो अगर हम जिस तरह से ग्रो कर रहे थे, हमें वैसे भी 2-3 साल 4 साल में कैपिटल रेज करना पड़ता है। अब इस ट्रांजैक्शन के कारण किस पॉइंट पे, कब, कैसे, किस फॉर्म में, कितनी बार रेज करें, वो हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगले 6-9 महीने में डिसाइड करेंगे। ये ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है, कल्चर्स डिफरेंट हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हों, कस्टमर्स हों, क्योंकि बेनिफिट्स कस्टमर्स को भी देने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज को भी देने पड़ते हैं। किस हिसाब से प्रिपेयर्ड है एक्सिस ये ट्रांजिशन को अब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ये भी एक काफी बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए? काफ़ी सिटी बैंक के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं, सीनियर पोजीशन में काम करते हैं, और हमारी पूरा दृढ़ ये विश्वास है कि अगर हम अपने सही ऑफर, सही अपॉर्चुनिटीज़ उन एम्प्लॉयज़ के पास लेके जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम करना ज़रूर चाहेंगे। ज़रूर कुछ एडिशन भी होगा, बिकॉज कुछ एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि शायद भाई उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बाहर की तरफ ज़्यादा हैं, बट हमारा विश्वास ये है कि क्योंकि जो हमारे पास है, जो हम ऑफर कर सकते हैं, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, वो अपने ही उन्हीं कस्टमर्स को लेके जा सकते हैं। उनसे उनका कैरियर में एक तो अपने आप ही वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, दूसरा एक्सिस बैंक का फ्रेंचाइज इटसेल्फ इंडिया में इतना बड़ा है कि आप अपना कैरियर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें, वो जो आपको शायद सिटी बैंक में ऑप्शन नहीं था। तो बहुत से पॉजिटिव्स हैं हमारे साथ काम करने के, और उनके बेनिफिट्स, उनकी सैलरी कुछ भी कम नहीं होगा। तो हम काफ़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी ये इंश्योर करने के लिए कि एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल फील करें कि वहाँ ये अपना कैरियर बना सकते हैं। हमें मालूम है हमें ये काम करना है, बट हमें ये भी कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास बहुत कुछ है उनको देने के लिए। जब सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू की बात आती है तो भारत में फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। कंसल्टेंसी फर्म डफ एंड फिल्म्स की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट
2021 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां लिस्ट को टॉप तो एक क्रिकेटर कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 में बाकी फिल्म स्टार्स का बोलबाला है। आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू की। चलते हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट के पास। विपिन जी, क्या है लिस्ट में? जी हां, ब्रांड वैल्यू में जोरदार टक्कर है। सबसे बड़े ब्रांड्स कौन से हैं? क्या वो बॉलीवुड स्टार्स हैं या फिर वो क्रिकेटर्स हैं? वही हम देखते हैं। तो नंबर 1 पर जो है वो इस समय है देश के जाने माने क्रिकेटर, जो कि अब भारतीय टीम के कप्तान नहीं रहे। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा यहां पर। विराट कोहली साहब नंबर 1 रैंक पर है। 18.57 करोड़ डॉलर की इनकी ब्रांड वैल्यू है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि पहले ये ब्रांड वैल्यू 23 करोड़ डॉलर के ऊपर थी, यानी करीब 1800 करोड़ रुपए के ऊपर, जो अब 18.57 यानी करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास आ गई। ये तब हो रहा है जब वो भारतीय टीम के कप्तान नहीं रहे हैं, लेकिन अभी भी इस रैंक पे नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे है रणवीर सिंह साहब, जोशीले और फुर्तीले और अपनी एक्टिंग से सबको कायल करने वाले। 15.83 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू। इन्होंने एक जंप लगाया, 3 से 2 पे आ गए हैं ये। लेकिन जो आगे थोड़ा एक आध रैंक गए हैं वो हैं अक्षय कुमार साहब, और किंग कुमार का तो जलवा अपना है, और 13.96 यानी करीब 14 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ ये नंबर 3 पर विराजमान है। नंबर 4 आलिया भट्ट, अपने जोरदार परफॉर्मेंस के साथ इन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई है और ब्रांड वैल्यू लेकर आई है 6.81 करोड़ डॉलर। तो ये है यहां पर आलिया भट्ट का जलवा। धोनी साहब की बात स्पेशली इसलिए करनी होगी क्योंकि ये टॉप 10 में शुमार रहते थे, लेकिन खिसक के चले गए थे 11वें नंबर पे। वहां से रैंक लेके आए एक बार फिर से 5, जबकि अब धीरे धीरे क्रिकेट के हर फॉर्मेट से बाहर हो रहे। 6.12 करोड़ डॉलर के साथ ब्रांड वैल्यू आज भी बहुत मजबूत है इनकी। नंबर 6 पर द बिग बी अमिताभ बच्चन, क्या कहें इनके बारे में, 5.42 करोड़ डॉलर के साथ नंबर 6 पर है इस रैंक में। इसके बाद कौन फॉलो अप करता है? तो इस रैंक में अगला पायदान है दीपिका पादुकोण। ये भी अपने शानदार परफॉर्मेंस की दम पे टॉप 10 में अपने आप को बरकरार रखने में हमेशा कामयाब रहती है। 5.16 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ। लगता है कि भाई सारे खान कहां गए इंडस्ट्री के, तो सलमान खान ने एटलीस्ट अपनी जगह रखी है इस टॉप 10 में। सलमान खान साहब रैंक नंबर 1, 5.16 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू है। अगला नाम है आयुष्मान खुराना। आपको लगेगा कि भाई ये नाम एक अलग नाम है, थोड़ा होता कि नहीं, लेकिन नहीं जनाब, ये तो अच्छे खासे इस में रहते हैं। थोड़े नीचे आए इनफैक्ट अपने नाम को लेकर, यहां पर 9 नंबर पे खिसके, लेकिन 4.93 करोड़ डॉलर की इनकी ब्रांड वैल्यू बरकरार है। और ऋतिक रोशन साहब नंबर 10 पे थे, नंबर 10 पे ही उन्होंने अपने स्थान को कंक्रीट किया है, जमाया है। ब्रांड वैल्यू 4.85 करोड़। इसके बाद भी लिस्ट में बहुत सारे नाम आते हैं, जहां रोहित शर्मा का भी नाम है, कुछ और स्टार्स हैं, लेकिन टॉप 10 की बात करें तो ये हैं देश के सबसे बड़े ब्रांड जिनकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। और अब बिना वक्त गवाए चलते हैं, हरीश बिजूर ब्रांड गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिजूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो ये समझाइए इसका मतलब क्या हुआ? जैसा विपिन जी बता रहे थे टॉप पर विराट कोहली है, तो 1400-1500 करोड़ की उनकी ब्रांड वैल्यू है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या इतना उन्होंने कमा लिया है या इसमें इतना पोटेंशियल है? क्या कहना चाहता है? देखिए, ब्रांड वैल्यूएशन एक पोटेंशियल के हिसाब से चलता है। ये कहता है कि आपने इतने ब्रांड्स को एंडोर्स किए और आपकी टोटल वैल्यूएशन इतनी है। तो इस हिसाब से देखें तो हम क्रिकेट देखें तो इधर मैं एक कोजी क्लब ऑफ क्रिकेट ब्रांड एंडोर्सर्स बुलाता हूं। इसमें 26 लोग हैं और 26 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट की दुनिया से हैं और बॉलीवुड से हैं। बस उधर ही फुल स्टॉप हो जाता है। अगर आप देखें कि कोई और स्पोर्ट्स, कोई ओलंपिक स्पोर्ट्स, कोई सोलो स्पोर्ट, पीवी सिंधु को देखें तो उनकी तो रैंकिंग बहुत कम है, इवन दो हर गेम इज ब्रिलियंट। तो इस हिसाब से देखें, क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय बॉलीवुड एंड फिल्म स्टार्स ऑफ एवरी काइंड एंड क्रिकेटर्स एज फार एज एनी एंडोर्समेंट को बुलाते हैं। तो इस हिसाब से विराट कोहली इज स्टिल ऑन टॉप। वो सबसे नंबर 1 रहे हैं, 5 साल के लिए नंबर 1 रहे हैं। मेरे हिसाब से उनकी पोजीशन थोड़ा खतरे में है, क्योंकि जब आप कैप्टनसी छोड़ देते हैं तो आपकी आईबॉल्स फोकस भी निकल जाता है। तो इस बार की लिस्ट में और क्या खास बात आपको दिखाई दे रही है? अगर टॉप 10 की हम बात करें, या फिर हमने तो सिर्फ टॉप 10 के नंबर्स बताए, आपने इसके नीचे के सारे पायदान भी जरूर स्टडी किए होंगे। क्या खास बात आपको दिख रही है?
देखिए 26 लोग हैं और इन 26 लोगों ने शायद 400 ब्रांड्स को एंडोर्स किए हैं अब तक। सो 26 लोग को 400 ब्रांड्स डिवाइड करें तो 18-19 काइंड ऑफ अ नंबर हर एक स्टार एंडोर्स कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी ब्रांड क्लटर आ गई है। आजकल एक मोनोपोली चल रही है जहां पर हर एक क्रिकेटर कोई 20 ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहा है। तो अगर आप कोई ब्रांड देखें तो आपकी मन में ये आ सकता है कि ये क्या हॉर्लिक्स वाला है या बूस्ट वाला है या टूथपेस्ट वाला है या क्रिकेटर है। तो इसमें थोड़ी सी डाउट आ जाती है। तो क्लटर तो बहुत है, लेकिन सेकंड आइटम जो दिलचस्प है वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने ये जो ग्लास सीलिंग हम बोलते हैं उसको क्रैक की है जी। तो मैं आलिया भट्ट को कंप्लीटली ऑन द वॉच लिस्ट डाल रहा हूं जी। ग्लास सीलिंग क्रैक करने से आपका क्या मतलब है बिजूर साहब? देखिए, दो चीज है। जो जेंडर है, हम सब कहते हैं जेंडर डज नॉट मैटर, लेकिन ये ब्रांड एंडोर्समेंट की दुनिया में हम देखें तो जेंडर हैज मैटर्ड इन द पास्ट। अब देखना पड़ेगा कि अगर पीपल लाइक आलिया भट्ट, पीपल लाइक दीपिका पादुकोणे, जिनकी पोटेंशियल फैंटास्टिक है, ये क्रैक करेंगे। एंड आलिया भट्ट एंड दीपिका आर बोथ इन द टॉप 10। सेकेंड आइटम जो दिलचस्प है, एक पावर कपल इमर्ज हुआ है इधर, और वो पावर कपल है रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोणे। तो ये 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू मे बी 5। तो उस हिसाब से ये दोनों स्टार्स के ऊपर मैं निगाह रखूंगा। महंगाई की, क्योंकि 1 अप्रैल से जरूरी दवाओं पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। पेन किलर, एंटीबायोटिक, किडनी और हार्ट की नियमित दवाएं, इस तरह की तकरीबन 800 दवाइयों की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। दरअसल दवाइयों की कीमतों पर नियंत्रण रखने वाली सरकारी एजेंसी एनपीपीए ने कंपनियों को दाम बढ़ाने की इजाजत दे दी है। 1 अप्रैल के बाद एसेंशियल लिस्ट में शामिल सभी दवाओं के दाम में बढ़ोतरी होनी तय है। दवाइयों की कीमतों पर नियंत्रण रखने वाली एजेंसी एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने साल 2022-23 के लिए कीमतों में 10.76% की बढ़ोतरी के लिए हरी झंडी दे दी है। इसमें सामान्य इस्तेमाल में आने वाली पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीफंगल समेत लगभग 800 जरूरी दवाएं शामिल हैं। अब ये कंपनियां तय करेंगी कि कीमत में 10% बढ़ोतरी करना है या इससे कुछ कम। दवा कंपनियों ने एनपीपीए के फैसले का स्वागत किया है। यदि कोई मेडिसिन आज बनाने में नुकसान ही होगा तो कौन कब तक बनाएगा उस मेडिसिन को? तो एक गवर्नमेंट का उद्देश्य रहा है कि मेडिसिन अवेलेबल रहे पेशेंट को। आज हम कोविड के सिचुएशन से निकले हुए हैं सब, हमारा देश है, वहां पे हमारी प्राइसेस अभी भी लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। डिस्पाइट ये थोड़ा प्राइस इंक्रीज मिला है, हमारी प्राइसेस लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारी प्राइसेस, हम सब मेडिसिन यहाँ पे बनाते हैं, तो हमारे पेशेंट को ये सब मेडिसिन मिली है, इकोनॉमिकल कॉस्ट पे मिली है। और सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए, ये मेडिसिन मिले और जो बनाए उसको थोड़ा तो फायदा होना चाहिए। कोरोना काल में एनपीपीए ने 2 साल तक कीमतों पर नियंत्रण रखा। सरकार भारत को फार्मा का हब बनाना चाहती है। ऐसे में कीमतें बढ़ने से दवाइयों की आपूर्ति बढ़ेगी, एक्सपोर्ट की जरूरत भी पूरी होगी, लेकिन इसकी वजह से आम उपभोक्ता का इलाज खर्च बढ़ना भी तय है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। पाकिस्तान की राजनीति में तेज उठापटक चल रही है। खबर यह है कि इमरान सरकार का समर्थन कर रही एमक्यूएम ने विपक्षी खेमे से हाथ मिला लिया है। इसके बाद इमरान सरकार अल्पमत में आ गई है। कुल 342 सदस्यों वाली पाकिस्तान की संसद में इमरान के पास अब 164 सांसद ही बचे हैं, जबकि बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत पड़ती है। वहीं विपक्षी खेमे के पास एमक्यूएम के 7 सांसदों को मिलाकर 177 सांसदों की ताकत है। अब पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कल से बहस शुरू होगी और 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग होने की संभावना है। इससे पहले इमरान खान ने अपनी पार्टी के सांसदों को एक चिट्ठी लिखकर अविश्वास प्रस्ताव से दूर रहने और वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने को कहा है। इमरान खान ने चेतावनी दी है कि उनके निर्देशों का पालन नहीं करने वाले सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून लागू होगा। इतना ही नहीं, इमरान खान इस राजनीतिक उठापटक को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं।
वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। तो शेख साहब आज मैं इन सबको दिखाऊंगा ताकि मैं लोगों ने जो फैसला करना करे, लेकिन कम से कम फैसला करते वक्त ये सोच लें कि जो भी आप फैसला करेंगे कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा ना बन जाए। क्या पाकिस्तान में इमरान खान हो गए हैं आउट? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।